Mic check, check, check. So I think everything is perfect. I'll start with the lecture immediately. Okay, I'll just check the sound. Mic check, mic check, mic check. Now is the sound okay? Please let me know. And thank you so much everyone for your wishes. Thank you. So yes, everything is perfect. Very good. So I hope आप लोगों ने आपका संडे टोटली यूटिलाइज किया और अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की है. So today we are all charged up and let us continue with unit number 1 of our Indian Contract Act. उसके पहले ब्रीफ में जो कुछ भी हमने सैटरडे के दिन किया था मैं रिवाइज करना चाहती हूँ बिकॉज उसका कुछ एक टॉपिक दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर पेंडिंग था जिसको मुझे आप लोगों को सिखाना है. Saturday के दिन we started with the topic relating to offer. So whenever one person signifies to another his willingness की अगर मैं बात करूं so basically it is a positive act or to abstain from doing anything मतलब मैं यहाँ पे बात कर रही हूं about a negative thing with a view to obtaining the assent of the other person. It is said that such a person has made an offer. यही ऑफर की जब मैं बात करती हूं माय डियर फ्रेंड्स दिस ऑफर इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. एवरी ऑफर इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस ऑफर? सबसे पहले जो है इज अ जनरल ऑफर. व्हाट डू यू मीन बाय अ जनरल ऑफर? एन ऑफर दैट इज ओपन टू ऑल, टू द पब्लिक एट लार्ज इज नोन एज अ जनरल offer. Whenever you make an offer either to a specific person or a specified group of persons, it is known as a specific offer. Offer के बदले में offer देना is a counter offer. When two identical offers cross each other in ignorance of the other person's offer, it is known as a cross offer. And an offer that is open for a particular period of time is known as a standing offer or a continuing offer or an open offer. यही ऑफर वैलिड होने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड ऑफर? सबसे पहली चीज तो एन ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप. Any offer that is social or domestic in nature will not be valid in nature. Offer must be capable of being accepted in the eyes of law and it should be capable of giving and creating a legal relationship. Otherwise, this agreement will never turn into a contract. It will remain as an agreement only. जब कभी भी आप ऑफर देते हो this offer shall always be certain and it cannot be vague. तो जैसे कि say for example मैंने बोला give me 1 liter of oil. ये ऑफर जो मैं दे रही हूं it is not a valid offer because it is vague in nature. गौरव यहाँ पे मैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है ना. Along with that, the offer must be communicated to the offeree. So in order the offer to be complete, this offer must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise, there can never ever be acceptance to it. और इसी के लिए मैंने एक बहुत फेमस केस लॉ आपको सैटरडे के दिन बताया था. क्या आप लोग मुझे ये केस लॉ का नाम बता सकते हो? प्लीज बोलिए. टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ द केस लॉ. यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट ऑन योर स्क्रीन्स. कम ऑन, टेल मी. एंड आई हैड टोल्ड यू ये केस लॉ का नाम रखना याद इंपॉर्टेंट है.
ऑफर आपको कम्युनिकेट करना होता है टू द ऑफरी, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस टू द गिवन ऑफर. सो वेरी गुड. राशि, श्रुति और निराली. व्हाई ओनली द गर्ल्स आर आंसरिंग इन दिस ग्रुप? Very good, all of you all. Girls, keep it up. The name of the case law is Lalman Shukla versus Gauri Dutt. Lalman Shukla versus Gauri Dutt. यहां पे शुक्ला जी ने ऑफर एक्सेप्ट तभी किया माना जा सकता है जब उन्हें ऑफर कम्युनिकेट हुआ है. अगर ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो कहां का एक्सेप्टेंस? दिस एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ. नेक्स्ट, आप लोग मुझे बताओ, कैन एन ऑफर बी कंडीशनल इन नेचर? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, एन ऑफर मे बी कंडीशनल इन नेचर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आई वांट टू गिव माय फ्लैट ऑन रेंट ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली. मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरा मन, हाँ या ना? सो एन ऑफर कैन बी कंडीशनल इन नेचर. Along with that, you already know offer can be general or it can be specific, it can be express, it can be implied, and giving a mere statement of a price cannot be regarded as an offer. मैं सोच रही हूं मेरा आईफोन आपको 50,000 में बेच दूं. अब मेरा सोचना और मेरा ये स्टेटमेंट देना अबाउट द प्राइस ऑफ द आईफोन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ वैलिड ऑफर दैट आई हैव मेड. एक आखिरी पॉइंट जो बचा हुआ था एंड दैट वाज रिलेटिंग टू इन्विटेशन टू एंड ऑफर. I want to explain you all this concept relating to invitation to an offer through an example. खैर ये example डिटेल में मैं आपको कंपनीज एक्ट में तो पढ़ाने वाली हूं, but along with this, I'm also going to teach it to you all in the Indian Contract Act. Okay. इस एग्जाम्पल में देखो क्या हुआ है. इफ यू विश टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन along with me only. I am not going to give you separate time for the writing aspect. Okay, always remember this is a fast track batch, not a regular batch. तो सुनो ना, यहाँ पे क्या हुआ है. इस एग्जाम्पल में एक कंपनी है और इसी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स. एक कंपनी है और इसी कंपनी का क्या नाम है? टाटा मोटर्स. इसी कंपनी को क्या करना है? इट वॉन्ट्स टू गो फॉर अ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स. तो देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं. कंपनीज क्या कर सकती है? पब्लिक एट लार्ज के पास जा सकती है. पब्लिक कंपनीज क्या कर सकती है? पब्लिक एट लार्ज के पास जा सकती है एंड इट कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज. टाटा मोटर्स को टाटा नैनो बनाने के लिए एक नया प्लांट सेटअप करना था. नया प्लांट मतलब नई जमीन, हैवी प्लांट एंड मशीनरी, स्किल्ड एम्प्लॉइज एंड वगैरह वगैरह, जिसके लिए लग रहे थे बहुत ज्यादा पैसे. यही पैसे अब कंपनी के पास नहीं थे, इसलिए कंपनी क्या करना चाहती है? जाना चाहती है आम जनता के पास. तो जैसे कि कंपनी आपके पास आई है, हे पब्लिक, हमको 10 रुपए दो, आप टाटा मोटर्स का एक शेयर लो. एग्जाम्पल पर्पस के लिए 10 रुपए दो, टाटा मोटर का एक शेयर ले लीजिए. अब ऐसे करके अगर आप पैसे देके शेयर्स ले लेते हो, यू विल बिकम द ओनर, द शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड. तो यहां पे वही चीज हो रही थी. यहां पे क्या हुआ? टाटा मोटर्स पब्लिक के पास आई. अब देखो, अगर टाटा मोटर्स पैसे रेस करना चाहती है पब्लिक से, सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होगी जो पब्लिक इस कंपनी को पूछेगा कि ये कंपनी, आपको पैसे क्यों चाहिए? ये जो आप पैसे ले रहे हो, ये शेयर्स के रूप में या डिबेंचर्स के रूप में है? साथ साथ में कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है? बिकॉज मैनेजमेंट मेक्स अ बिग डिफरेंस ना. जैसे ही आप सुनोगे रतन टाटा, हाँ, फिर आपको अपने आप में भरोसा आ जाएगा कि रतन टाटा जो है वो हमारा पैसा डूबने नहीं देंगे. ये सारी चीजें जो होती है वो लिखी जाती है इन दिस ऑफर डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज अ प्रोस्पेक्टस. कहां पे लिखी जाती है ये सारी की सारी चीजें? इन दिस डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज द प्रोस्पेक्टस. इन दिस डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज द प्रोस्पेक्टस. तो यही टाटा मोटर्स ने इस प्रोस्पेक्टस को क्या किया है? पब्लिक के पास इशू किया है. तो
आपके हाथों में भी ये प्रोस्पेक्टस आया है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी जो है वो पैसे क्यों रेज करना चाहती है, कंपनी के मैनेजमेंट का क्या स्टेटस है, कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीजें जो रहती है इस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है जिसको हम कहते हैं एज अ प्रोस्पेक्टस। यही प्रोस्पेक्टस कंपनी ने पब्लिक के पास बांटा है, आपके पास आया है, आपने इसी डॉक्यूमेंट को रीड किया एंड नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो अब आप क्या कर रहे हो, सुनो ना मेरी बात, आप क्या कर रहे हो, आप उसी प्रोस्पेक्टस में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हो। आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी एज, आपका ऑक्यूपेशन, आपने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ये पेमेंट आप चेक के थ्रू अगर दे रहे हो तो चेक का नंबर एंड चेक का डेट एंड इट इज ड्रॉन ऑन विच बैंक, और ये सारी डिटेल्स आप लिख रहे हो एंड देन यू साइन इट and then you give it to the company. You have given it to the company. So what have you done? You have made an application for shares. ऐसे करके आपने और बाकी सब जनता ने थोड़े थोड़े शेयर्स के लिए अप्लाई किया है टू टाटा मोटर्स। टोटल एप्लीकेशन 100 करोड़ के आ गए, पूरी जनता से टोटल एप्लीकेशन 100 करोड़ आ गए। बट अब देखो, टाटा मोटर्स को इतने पैसे रेज नहीं करने थे, टाटा मोटर्स को इतने पैसे रेज नहीं करने थे, टाटा मोटर्स को तो सिर्फ 10 करोड़ ही रेज करने थे। एप्लीकेशंस आए 100 करोड़, बट अब अलॉटमेंट होगा 10 करोड़। वापस से सुनो मेरी बात, एप्लीकेशंस आए 100 करोड़, बट अब अलॉटमेंट होगा 10 करोड़ का। अब ये जो अलॉटमेंट हुआ है मतलब आपका जो ऑफर था उसको मिला है एज एन एक्सेप्टेंस। प्रोस्पेक्टस इशू करना हम ऑफर नहीं कह सकते हैं। क्यों प्रोस्पेक्टस को इशू करना ऑफर नहीं हो सकता है? बिकॉज प्रोस्पेक्टस देने से जो रिटर्न में मिलता है वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। यहां पे सिर्फ हमने कुछ फैक्ट्स दिए हैं। प्रोस्पेक्टस में हमने क्या दिया है? हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ फैक्ट्स दिए हैं। व्हाई हैव वी प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन? व्हाई आर वी गिविंग दीज फैक्ट्स? सो दैट द पर्सन टू whom we have given this prospectus is moved upon to make an offer. He is moved upon to make an offer. इसी को कहते हैं as an invitation to an offer. So remember all my dear students, an offer shall always be distinguished from an invitation to an offer. वापस से सुनो मेरी बात, an offer should always be distinguished from an invitation to an offer. जब आप ऑफर देते हो, ऑफर, it is the final willingness, okay, it is a final expression of willingness that now you want to get the acceptance and you want to close the deal. जबकि अगर मैं इन्विटेशन टू ऑफर की बात करती हूं, यहां पे आपका इंटेंशन सिर्फ नेगोशिएट करने का होता है, so that the other party is moved on to make an offer. So invitation to offer अलग and offer अलग होता है। पहले क्या होगा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? पहले क्या इन्विटेशन टू ऑफर आएगा या पहले क्या ऑफर आएगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? व्हाट विल कम फर्स्ट? व्हाट विल कम फर्स्ट? क्या इन्विटेशन टू ऑफर पहले आएगा या ऑफर पहले आएगा? व्हाट विल कम फर्स्ट? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द ग्रुप. Very good. So yes, Rashi and Kajal, Alisha, Shruti, very good. सारे स्टूडेंट्स से ही कह रहे हैं व्हाट विल कम फर्स्ट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. इन्विटेशन टू ऑफर के बदले में जो आता है वो होता है ऑफर, और ऑफर के बदले में जो आता है दैट इज एन एक्सेप्टेंस. ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट. कुछ एग्जाम्पल्स मैं देना चाहती हूं इन्विटेशन टू ऑफर के, सो दैट योर कॉन्सेप्ट इज मोर क्रिस्टल क्लियर. ओके,
जब आप कोई सुपर मार्केट में जाते हो, जैसे कि यू वेंट टू डी मार्ट और यू वेंट टू बिग बाजार। अब जब आप डी मार्ट में गए, रिलायंस रिटेल में गए, या से फॉर एग्जांपल डी मार्ट में गए, बिग बाजार में गए, यहां पे क्या होता है, यहां पे गुड्स आर डिस्प्लेड, ओके, अलोंग विद द प्राइस टैग। इट्स अ सुपर मार्केट। तो यहां पे आप देखोगे कोई पर्टिकुलर चीज डिस्प्ले की गई है, से कॉफी मग, और उसी के नीचे उसका प्राइस दिया हुआ है 250 रुपीज, ओके। या कोई दूसरी पर्टिकुलर चीज है, से फॉर एग्जांपल हो सकता है से सम कुरकुरे का पैकेट अलोंग विथ लेस का पैकेट, ऐसे तो 20 रुपए में आता है, बट हम दे रहे हैं एट ₹18। अब यहां पे गुड्स आर डिस्प्लेड ऑन द शेल्व्स अलोंग विद द प्राइस टैग। When goods are displayed on the shelf along with the price tag, my dear friends, it is an invitation to and offer. Always remember, it is an invitation to and offer. It is an invitation to and offer. अब आपको दिखाई दिया, क्या बात है यार, डीमार्ट में तो ये 20 रुपए की चीज आज के दिन 18 रुपए में मिल रही है, यू कीप इट इन योर ट्रॉली। ऐसे करके आप 1 2 3 4 10 चीजें आपके ट्रॉली में भर देते हो, and then you go to the cash counter. Now my dear friends, when you go to the cash counter, you offer the cashier कि hey cashier, मैं ये सारी चीजें आपसे खरीदना चाहता हूं, and then it will be on the cashier whether to sell you these goods or not sell you these goods. अगर वो आपको बेचने का डिसाइड करता है, ऑफर को इनविटेशन मिल गया, ऑफर आई एम सो सॉरी, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, और जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, क्या बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो देखो, वापस से मैं कहना चाहती हूं, व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग गुड्स ऑन द शेल्फ, इट इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। You are taking the goods in the trolley, offering it to the cashier to purchase it. This is an offer. And he telling you कि मैडम आपका बिल जो है वो 1000 रुपए का हुआ है, आपने 1000 रुपए देना और उसने आपको प्रोडक्ट्स दे देना, is an acceptance to this offer made, which is legally binding, which will turn into a contract. Yes or no guys? और एक क्लासिक एग्जाम्पल देना चाहती हूं, whenever there is an auction sale. auction मतलब क्या, नीलामी। कोई चीज की जब नीलामी होती है उसको कहते हैं as an auction. तो सुनो ना, यहाँ पे क्या हुआ है, सपोज देयर इज सम फेमस पेंटिंग जिसका ऑक्शन किया जा रहा है, ओके, और न्यूज़पेपर में आपने ये एडवर्टीजमेंट देखी कि 1 मई को 11 बजे मैरियट होटल में इस पेंटिंग का ऑक्शन होने जा रहा है। ये जो एडवर्टीजमेंट है जो आपने न्यूज़पेपर में देखी है, दिस इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। दिस इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर कि इस तारीख को इतने बजे इस होटल में ये पेंटिंग की नीलामी होने वाली है। दिस इज व्हाट इट इज, एन इन्विटेशन टू एन ऑफर माय डियर फ्रेंड्स। जब आप एक्चुअली लोकेशन पे जाते हो दिए गए समय पे और आप बिड्स देते हो, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, ये बिड्स देना इज एन ऑफर। और जब ऑक्शनियर वो हैमर को स्ट्राइक करता है, दैट विल बी एन एक्सेप्टेंस टू योर ऑफर, which will result into an agreement which is legally binding, which will in turn become a contract. Yes or no guys? Are you all able to understand what I'm telling you all? Some problem in my lecture? Shruti? Are you all facing some problem in viewing my lecture? Please let me know. Okay, it's clear. I thought there is some problem क्योंकि ग्रुप में कुछ चैटिंग चालू थी तो श्रुति कह रही थी कि लेक्चर दिख रहा नहीं। ठीक है, सो यस, इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एंड ऑफर।
इन्विटेशन टू ऑफर के बदले में ऑफर मिलते हैं, और ऑफर के बदले में जो आपको मिलता है दैट इज एन एक्सेप्टेंस। और जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल जाता है, इट विल बिकम एन अग्रीमेंट, इफ लीगली एनफोर्सेबल विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? यस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस। एक बार ये रीड कर लेती हूं, फिर मैं जाऊंगी आगे। ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर should other party chooses to accept it. Offers made with an intention to negotiate or offers to receive offers are known as invitation to offer. तो invitation to offer के बदले में क्या मिलता है? Offer. In order to ascertain whether a statement amounts to offer or invitation to offer, test would be intention with which such statement is made. Yes or no, guys? Yes. So now, without wasting even a single moment, let us move to the next concept, which is relating to acceptance. Okay, आ जाइए जल्दी जल्दी। ओके, एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूं। ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल एन एग्जाम्पल जिसके तहत आई वॉन्ट टू टीच यू ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। प्लीज ध्यान से सुनना यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है? देखो, यहां पे दो पार्टीज है, यहां पर दो पार्टीज है। कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। बहुत आगे जाओगे आप लोग जिंदगी में, देखना। अब देखो यहां पे क्या हुआ है। देयर इज अ पर्सन जो ऑफर दे रहा है टू अनदर पर्सन। ओके, तो जो ऑफर देता है ही इज नोन एज द ऑफरर, और जिसे ये ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं एज द ऑफरी। सो नाउ, सुनो ना मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है? वन पर्सन हैज गिवन एन ऑफर टू अनदर पर्सन कि क्या आप ये पूरी बिल्डिंग 100 लाख में खरीदना चाहते हो। ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया है। ऑफर क्या दिया है? सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, कि क्या आप ये बिल्डिंग मुझसे 100 लाख में खरीदना चाहते हो, ऑफरी। अब ऑफरी ने केस नंबर 1 में देखो क्या कहा है। केस नंबर 1 में ऑफरी कहते हैं, केस नंबर 1 में ऑफरी कहते हैं, हे ऑफरर, आई एम रेडी टू परचेस ओनली द फर्स्ट फ्लोर फॉर 25 lakhs। ऑफर क्या दिया है आपने? ऑफर आपने दिया है, हे ऑफरी, क्या आप ये बिल्डिंग 100 लाख में खरीदना चाहते हो? हे ऑफरी, क्या आप ये बिल्डिंग 100 लाख में खरीदना चाहते हो? ऑफरी कहता है, ऑफरी, आई वॉन्ट टू परचेस बट ओनली द फर्स्ट फ्लोर फॉर 25 lakhs। अच्छा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, आप लोग क्या मुझे बता सकते हो, इज दिस गोइंग टू बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस? सिर्फ वैलिड है या नहीं मुझे बताइए। जब ऑफर ही कह रहा है पूरी बिल्डिंग नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर खरीदूंगा 25 लाख के लिए, क्या ये ऑफर का एक्सेप्टेंस माना जा सकता है? विल इट टर्न इनटू अ अग्रीमेंट? सिर्फ इतना बताइए। ओके, सो यस, राघव, श्रुति, अलीशा, संस्कार, वेरी गुड, रूपल, नाइस, उर्वशी, it is not going to turn into a valid acceptance because my dear friends, ऑफर दिया जा रहा है बिल्डिंग का, एक्सेप्टेंस आप कर रहे हो एक फ्लोर का। तो यहां पे अब इसको हम एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मान सकते। डोंट लुक इनटू द आंसर एंड गिव मी द आंसर। ओके, अपने आप आंसर बोलने। अच्छे बच्चे हो ना आप, अभी तारीफ की है ना, फायदा नहीं उठाना है उस चीज का। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में क्या हुआ है? ऑफर ही कहता है, हे ऑफरर, मैं पूरी बिल्डिंग खरीदने के लिए रेडी हूं,
बट पूरी बिल्डिंग मैं लूंगा नॉट एट 100 lakhs बट एट 80 lakhs. मैं पूरी बिल्डिंग खरीदने के लिए रेडी हूं, बट ये बिल्डिंग जो है मैं 100 lakhs में नहीं लूंगा, बल्कि मैं लूंगा फॉर 80 lakhs. Will this be considered as a valid acceptance? अब यहां पे सिर्फ फ्लोर खरीदने की बात नहीं की जा रही है, पूरी बिल्डिंग खरीदने की बात की जा रही है. मुझे बताओ, क्या यहां पे हम मान सकते हैं that it is a valid acceptance? Come on. तो संस्कार, मोहित, स्नेहल तीनों ने एकदम सही जवाब दिया है, नो मैम. एंड मोहित ने रीजन भी बताया, दिस विल अमाउंट टू अ काउंटर ऑफर. वेरी गुड. तो यहां पे तो हमने ऑफर के बदले में ऑफर दे दिया. यहां पे बिल्डिंग बेचने की बात 100 लाख में कही गई थी, यहां पे वो बोल रहा है मैं बिल्डिंग खरीदूंगा बट 100 में नहीं 80 लाख में. ये तो काउंटर ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस ये नहीं है. सो इवन दिस इज नॉट अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस. तो केस 3 देखते हैं. देखो केस 3 में क्या हुआ है. केस 3 में ऑफर ही कह रहा है, हे ऑफरर, यस आई वांट टू परचेज दिस बिल्डिंग एंड आई विल परचेज इट फॉर 100 lakhs. विल दिस बी कंसिडर्ड, will this be considered as a valid acceptance? Will this be considered as a valid acceptance? So the answer to this question is yes. This will be considered as a valid acceptance, क्योंकि जैसा ऑफर दिया था वैसे की वैसे ही उसको एक्सेप्ट किया गया था. जैसा ऑफर दिया था वैसे के वैसे ही उसको एक्सेप्ट किया गया था. माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मतलब जैसा ऑफर दिया था वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एंड इट शुड बी अनक्वालिफाइड इन नेचर. अगर आप देखोगे केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 में, द एक्सेप्टेंस वाज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस व्हिच इज नॉट लीगली वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सेप्टेंस वैलिड रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सेप्टेंस वैलिड रहे, ऑफर जैसा दिया था वैसा का वैसा ही आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा. जैसा ऑफर दिया था वैसा का वैसा ही आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा. सो पहली चीज जो आपने देखी है वो ये है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड इट मस्ट बी अनक्वालिफाइड इन नेचर. जैसा ऑफर था वैसा का वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए. सी फॉर एग्जाम्पल, कल जाके मैंने ये जो एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था, जो मैं आप लोगों को ऑफर के बारे में बता रही थी. सुनो ना मेरी बात. इस एग्जाम्पल में देखो क्या हुआ है. आरके ने दीपिका को पूछा, विल यू मैरी मी. आरके ने दीपिका को पूछा, विल यू मैरी मी. कितना भी क्यों ना हम चाहे, क्या आप और मैं आरके के जवाब के लिए हां या ना कह सकते हैं? जितना भी हम उसे पसंद करते हैं, जितना भी हम उसे लाइक करते हैं, क्या आप और मैं उसे हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? हाँ या ना में अगर जवाब मिलना है, इट इज ओनली दीपिका हु कैन से यस और नो टू आरके's ऑफर. सो यही से आता है हमारा पहला रूल रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस. क्या कहता है एक्सेप्टेंस का पहला रूल? एक्सेप्टेंस का पहला रूल यही कहता है कि एक्सेप्टेंस जो है वही पर्सन कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया है. तो अब आप जानते हो ऑफर या तो स्पेसिफिक हो सकता है या तो जनरल हो सकता है. तो अगर ये स्पेसिफिक है, दिस कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन टू whom इट इज मेड. चाह कर भी आप और मैं इसके ऑफर के लिए हां नहीं कह सकते. सो इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट was made.
General offer तो वैसे भी was open to the public at large, so anyone from the public is eligible to accept that offer. Next, point number 2 जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तरह पढ़ाया था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे ऑफर दिया है वैसे के वैसे ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, एंड इट शुड बी अनक्वालिफाइड इन नेचर. इसमें कोई भी कंडीशंस आप नहीं डाल सकते. अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो और आपको ये चीज क्लिक हुई हो, मैं आपको बताना चाहती हूं, इवन इफ इट डिड नॉट क्लिक यू, ऑफर can be conditional. Offer can be conditional, but acceptance has to be unconditional in nature. Offer can be conditional. Offer can be conditional, but acceptance always has to be absolute and unconditional in nature. Next, point number 3. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कंक्लूड करना चाहते हो, दिस एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन. कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूं आप लोगों से इस बारे में. ओके, एक बार क्या हुआ था, लिसन. सुनो ना, एक बार क्या हुआ था. Once what had happened is, B was a supplier. What did B do? B made a letter in which he wanted to sell certain coal to the manager of the railways. B was the supplier of coal. He made an offer letter. B made an offer letter wherein he said, I want to sell certain coal to the railway company, and this coal I am offering to you at this price. And he handed over this offer letter to the railway manager. तो अब देखो क्या हुआ है, कोल के सप्लायर ने एक ऑफर लेटर लिखा जहां पे उसने लिखा कि I am ready to supply coal to the railway company at this price, and he handed over this offer letter to the manager of the railway. रेलवे मैनेजर ने इस ऑफर लेटर पे अप्रूव्ड भी लिख दिया. अप्रूव्ड मतलब एक्सेप्टेड. बट अनफॉर्चुनेटली इसी अप्रूव्ड लेटर को उसने अपने ड्रॉअर में ही रख दिया, एंड ही फॉरगॉट टू पोस्ट इट बैक टू बी द सप्लायर ऑफ कोल. उसने एक्सेप्टेंस लिखा, but unfortunately he did not post it back to the supplier. Can this acceptance be considered as a valid acceptance? Come on, tell me, can this acceptance be considered as a valid acceptance? I'm waiting for your answers. Come on, tell me. I'm waiting for your answers on the group. Okay, so most of you all have given me the correct answer. Very good, my dear friends. No, Ishika, Riya, Pooja, Priyal, Shruti, Kashish, Shivani, Priyal. What is wrong with this batch? सारी लड़कियों के ही जवाब मुझे पहले मिल रहे हैं.
कुछ ही चंद लड़के जो जवाब दे रहे हैं. सम प्रॉब्लम विथ यू बॉयज? कहां पे है आप लोगों का ध्यान? प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. आई नो यू हैव ऑल दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग फॉर योर डिस्ट्रैक्शन, बट पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और मस्ती के वक्त मस्ती. ओके, सो यस, यहां पे माय डियर फ्रेंड्स दोनों के बीच में अग्रीमेंट माना ही नहीं जा सकता है. क्यों नहीं माना जा सकता है कि दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स यहां पे एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. और अगर ऑफरर को एक्सेप्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, इट कैन नॉट बी सेड दैट देयर इज अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस टू द गिवन ऑफर, एंड thus there can be no agreement, no contract between B, the supplier of coal, and the railway manager of the railway company. Similarly, एक दूसरे केस में ऐसा कुछ हुआ था. देखो दूसरे केस में क्या हुआ था. There was some land. Okay, there was some land. जो A ने B को ऑफर किया, तो A कह रहा है B को, hey B, are you interested to purchase this piece of land for 28 lakh rupees? Okay, तो क्या हुआ यहां पे? A ने B को ऑफर दिया है. क्या ऑफर दिया है कि ये जो मेरी जमीन है क्या तुम 28 लाख में खरीदना चाहते हो? B जो है वो A को कहता है, I am interested to purchase your land for 28 lakhs, but currently I will give only 8 lakh rupees as token amount, और बाकी का जो 20 लाख है I will give in 4 installments of 5 lakhs each. सवाल ये उठता है, ये जो एक्सेप्टेंस बी ने दिया है वही लैंड को वो खरीदना चाहता है, 28 लाख में ही खरीदना चाहता है, बट 28 लाख कैसे देगा? अभी डाउन पेमेंट 8 लाख का देगा और फिर ईयर 1, 2, 3, 4 में रिस्पेक्टिवली 5 lakhs will be given by B to A. Question to you all is, will this be considered as a valid acceptance? Come on, tell me fast. Okay. सो सबसे पहले अलीशा का जवाब आया, इट इज नॉट अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस. फिर काजल, नो. गौरव, गुड गौरव, आई एम प्राउड ऑफ यू, नो. निखिल, नो. स्नेहल, नो. It is not a valid acceptance. So yes, most of you all have given me the correct answer. It is not a valid acceptance. But nobody gave me the answer why it is not going to be considered as a valid acceptance. This is not going to be considered as a valid acceptance because this will not be considered as a valid acceptance. Why will it not be considered as a valid acceptance? Because my dear friends, यहाँ पे acceptance qualified था. It was not अनक्वालिफाइड. लॉ मेकर्स क्या कहते हैं? हमें एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड चाहिए. अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी कंडीशंस, बट यहां का तो एक्सेप्टेंस कंडीशनल था, इसलिए ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड. आई गेस देयर इज अ पीपीटी फॉर दिस. हाँ, यस, देयर इज अ पीपीटी. एक मिनट. हाँ, ये देखो. टाइम टू एक्सेप्ट एन ऑफर एंड मोड. यस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड. You might be having this PPT in your book, so only concentrate on what I'm telling you all. Okay, listen now. देखो यहां पे क्या हुआ है. सपोज एक्सेप्टेंस का कोई मोड प्रिस्क्राइब किया है. ओके, तो मैंने आपको जब ऑफर दिया, आर यू इंटरेस्टेड टू परचेस माई फोन फॉर 50,000 रुपीज, आई एम विलिंग टू सेल इट टू यू.
If you are interested, please reply back to me through an email on my registered email ID. तो अब मैंने क्या किया, एक्सेप्टेंस का मोड प्रिस्क्राइब किया है. इफ आई हैव प्रिस्क्राइब्ड अ मोड फॉर एक्सेप्टेंस, my dear friends, acceptance has to be given in the prescribed mode only. It has to be given in the prescribed mode only. अगर आपने ईमेल से मुझे रिप्लाई किया, माना जाएगा ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. बट सपोज आपने ईमेल नहीं भेजा, बट आपने फोन करके बोला मुझे कि हे मैम, आपने उस दिन जो ऑफर दिया था ना, उस ऑफर के लिए मैं इंटरेस्टेड हूं, प्लीज आपका फोन मुझे 50,000 में दे दो. यहां पे मैंने मोड प्रिस्क्राइब किया था ईमेल, बट आपने मुझे रिप्लाई दिया थ्रू अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. नाउ यू हैव नॉट गिवन द एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड. इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द acceptance is not a valid acceptance and the offer in turn will lapse. ना हमारे बीच में अग्रीमेंट होगी और कॉन्ट्रैक्ट का तो सवाल अराइज ही नहीं होता है. बट सपोज मैंने आपको सिर्फ ऑफर दिया कि क्या आप मेरा ये फोन 50,000 में खरीदना चाहते हो, मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया है, देन द एक्सेप्टेंस शैल बी डन इन द यूजुअल मोड विच इज यूजुअली कैरिड आउट इन द सिमिलर कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? और अगर कोई सिमिलर मोड नहीं है, कोई रीजनेबल मोड में आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज द ऑफर विल लैप्स. गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स? उसी लाइंस पे एक दूसरी चीज है एंड दैट इज टाइम. सपोज एक्सेप्टेंस का कोई टाइम दिया गया है. सो अगर आपने 3 शर्ट खरीदे, आपको 1 शर्ट फ्री मिलेगा. दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 15th May. दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 15th May. उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, अब सुनो मेरी बात, अगर 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 15 मई के पहले आप उस दुकान में जाते हो, 3 शर्ट खरीदते हो, तो आपको 1 मुफ्त मिलेगा. मतलब माय डियर फ्रेंड्स, योर acceptance to the offer will be considered as a valid acceptance. But अगर आपने prescribed समय के अंदर इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, आप 20 मई को चले गए, माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे तो ऑफर ही लैप्स हो चुका है. और अगर ऑफर लैप्स हो चुका है, there can be no acceptance to a lapsed offer. But sometimes when you give an offer, okay, acceptance has to be given within a reasonable period of time. Now, what is reasonable will depend upon the facts and circumstances of every case. तो आपको देखना पड़ेगा similar contracts में कितना टाइम यूजुअली मार्केट में दिया जाता है, उतने ही समय में आपको हाँ या ना बोलना पड़ेगा. रीजनेबल समय में अगर आपने हाँ या ना बोल दिया, हाँ बोल दिया, मतलब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. बट सपोज रीजनेबल समय में आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, देन द ऑफर विल लैप्स एंड इट विल नॉट टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो गाइस? यस. आइए इसको रीड करते हैं. देखो, acceptance must be in the prescribed mode. When the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner only. Time. Acceptance must be given within the specified time limit, and if no time is specified, acceptance must be given within reasonable time and before the offer lapses. What is reasonable time will depend upon the facts and circumstances of every case. Point 7 पहला करना चाहती हूं, जो मैंने ऑलरेडी पहले किया है. Acceptance can either be implied or it can be express. Okay, express मतलब आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, हाँ कहा है या तो फिर हाँ लिखा है, orally or in writing. But it can also be implied. It can also be implied. It can also be implied in nature, my dear friends. सुनो ना मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है? एक्सेप्टेंस आपका implied भी हो सकता है. जैसे कि कोई किराने वाले ने आपके पास गलती से कुछ सामान भेज दिया,
और आपने ये सामान को यूज कर लिया, आपका ये जो कंडक्ट है, आपका ये जो बिहेवियर है, इस सामान को यूज करना इन इटसेल्फ सेज दैट यू हैव गिवन एक्सेप्टेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। और एक आखिरी पॉइंट है जो कहता है मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। सो एन ऑफर का एक्सेप्टेंस जो है कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू गिव एन आंसर। ठीक है, तो अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया है या आप चुप रहते हो, आपकी चुप्पी हां नहीं मानी जा सकती है, आपकी चुप्पी हां नहीं मानी जा सकती है, आपकी चुप्पी हां नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, मैं 2 मिनट का समय दे रही हूं, आप लोग ये रीड करो, कौन सा, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये जो आपको लेफ्ट साइड का दिखाई दे रहा है ना, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स का टाइम, प्लीज रीड इट। ओके, I'll just have some water and come back. Okay, so are you all done with the reading part? Done. Okay. चलो,
So these were all about the rules of a valid acceptance. ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, वैलिड एक्सेप्टेंस के रूल्स है. अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. इसका एक पीपीटी है. ओके तो सुनो मेरी बात. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा कि आपका ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ है? कॉमन सेंस से आप मुझे बता सकते हो क्या, कब माना जाएगा, कब माना जाएगा कि ऑफर जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ है? कब माना जाएगा कि ऑफर जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? कब माना जाएगा कि ऑफर जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ है? सो यस, काजल ने जो कहा है वो एकदम सही है. पुलकित भी जो कह रहा है वो एकदम सही है. जब उसको पता चलता है कि ऐसा कोई ऑफर उसको दिया गया है, दैट टाइम इट विल बी कंसिडर्ड दैट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. सो बेसिकली द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स to the knowledge of the person to whom it is made, when it will come to the knowledge of the person to whom it is made. So say for example my dear friends, ऑफरर ने ऑफरी को लेटर दिया, ऑफरर ने ऑफरी को लेटर दिया और इसी लेटर में लिखा गया कि हे ऑफरी, क्या आप मेरी कार 5 लाख में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो? ऑफरर ने, जाना प्लीज रिड्यूस द वॉल्यूम, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया. क्या ऑफर दिया? कि हे ऑफरी, क्या आप मेरी कार 5 लाख में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो? और इसी ऑफर को लेटर के जरिए पोस्ट कर दिया. क्या कर रहे हो आप? नीचे जाके बैठो ना नानी माँ के पास. चटका लगा क्या? जाओ नानी माँ के पास. ओके, चेक चेक चेक, माइक चेक. हाँ सुनो ना मेरी बात. कब माना जाएगा कि ऑफरी को इस ऑफर के बारे में पता चला है? जब ऑफरी को एक्चुअल में ऑफर लेटर मिलता है तब माना जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन टू ऑफर इज कंप्लीट. तो देखो यहां पे क्या हुआ है, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफरर ने ऑफरी को एक ऑफर लेटर भेजा है जहां पे क्या हुआ है, उसने लिखा है कि हे ऑफरी, क्या आप मेरी ये कार 5 लाख में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो? एंड दिस लेटर इज पोस्टेड टू द ऑफरी एंड इट रीचेस द ऑफरी ऑन द 3rd of January. सो बेसिकली इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अब देखो यहां पे कॉम्प्लिकेशंस क्यों आए हैं? कॉम्प्लिकेशंस इसीलिए आए हैं बिकॉज ऑफर इज गिवन थ्रू अ लेटर. अगर मैं आपको फोन से अगर आपको डायरेक्टली बोलती हूं या से फॉर एग्जाम्पल पर्सनली आपसे मिलकर मैं आपको कहती हूं कि क्या आप मेरी कार 5 लाख में खरीदने के लिए तैयार हो, तब तो कम्युनिकेशन गैप होगी नहीं. कम्युनिकेशन गैप यहां पे इसीलिए आई है क्योंकि आपने ऑफर लेटर पोस्ट किया है.
पोस्ट करना और मिलना इमीडिएट नहीं होता है. इट टेक्स अ सर्टेन ट्रांसमिशन टाइम. So that is why we say when the letter will be received by the offeree, we will say that the communication of offer is complete. So इसी एग्जाम्पल में when is the communication of offer completed, माना जाएगा communication of offer is completed on the 3rd of January. Why 3rd of January? Because this is that date on which the offeree comes to know about this offer. 3rd January is the day when which the offeree comes to know about the offer. Simple. So last time, can you all tell with me? When will it be considered? When will it be considered that the communication of offer is complete? माना जाएगा कि communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom the offer is made. तो ऑफरी के नॉलेज में जब ये ऑफर आता है तब माना जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ है. अब देखो ना, उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं. अगर आप मम्मी ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द ब्रेक. सुनो ना मेरी बात, यहां पे क्या हुआ. कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी. सुनो, देखो यहां पे क्या हुआ.
Okay, mic check. Okay, listen. ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? ऑफर तब कम्युनिकेट होता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड. अब देखो, एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है, एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है, देन इट टर्न्स इनटू एन अग्रीमेंट, एंड वंस इट टर्न्स इनटू अ अग्रीमेंट, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. वंस यू गेट acceptance to the offer, once you get acceptance to the offer, it will become an agreement, and once it becomes an agreement which is enforceable by law, it will become a contract. अब देखो, ये मिस्टर ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए 5 लाख का ऑफर तो दे दिया इस ऑफरी को, बट नाउ ही गॉट सम बेटर ऑफर फ्रॉम समबडी एल्स. वही गाड़ी को खरीदने के लिए कोई 6 लाख रुपए देने के लिए रेडी है. तो ये बंदा सोच रहा है, जो गाड़ी के लिए मेरे को 6 लाख मिल सकते हैं, वाई वुड आई सेटल फॉर 5 लाख रुपीज. अब व्हाट ही वांट्स टू डू इज ही वांट्स टू रिवोक द ऑफर दैट ही हैज गिवन. ऑफर को रिवोक करना मतलब क्या? रिवोक इज अ लीगल टर्म. रिवोक करना मीन्स टू टेक बैक. रिवोक करना मीन्स टू take back. Revoke means to take back. जो ऑफर आपने दिया था उसको आप लेना चाहते हो. लॉजिकली मुझे बताओ, दिए गए ऑफर को आप कब तक वापस ले सकते हो? सो ऑब्वियसली बात है, दिए गए ऑफर को आप एक्सेप्टेंस के पहले ले सकते हो. एक्सेप्टेंस के पहले क्यों ले सकते हो? बिकॉज वंस यू गेट एक्सेप्टेंस टू द ऑफर, इट विल टर्न इनटू एन अग्रीमेंट, एंड एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. तुम लोग पागल हो क्या थोड़े से? कितनी कितनी चीजों को आप लोग ऑब्जर्व करते हो ना. मैम ने मम्मी बोला, मैम ने जियाना से बात की, मैम चेक पे साइन कर रही है. हाउ मच यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दिस अदर स्टफ ना, और इसलिए आप लोगों का पढ़ाई पे ध्यान कम है. बेशर्मो. आप लोग क्लियर हो जाओ, मेरिट में आते हो. आपके लिए भी मैं 1 2 क्या 10 12 चेक्स लिख के दे देती हूं, ठीक है? आ जाइए, सुनो मेरी बात. सो यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू ऑल हैव ऑलमोस्ट गिवन मी द करेक्ट आंसर. अगर आप ऑफर को टेक बैक करना चाहते हो, टेक बैक मतलब रिवोक करना चाहते हो लीगल भाषा में, इट कैन बी रिवोक्ड ओनली बिफोर द एक्सेप्टेंस हैज बीन गिवन. तो देखो यहां पे क्या हुआ है, पहले वाले एग्जाम्पल को ही मैं कंटिन्यू करना चाहती हूं. पहले वाले एग्जाम्पल को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूं. हाँ श्रुति बेटा, आंख और कान खुले रखने कहा था, बट दैट वाज फॉर लॉ, नॉट फॉर अदर थिंग्स. ओके, सुनो, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो भी तो आपको समझना है ना. सिर्फ मैम ने ये कह दिया बस खत्म हो गई बात, ऐसा थोड़ी ना है. तो देखो, ऑफर लेटर ऑफरर ने 1 तारीख को पोस्ट किया था टू द ऑफरी, जो ऑफरी को मिला 3 तारीख को. ये तो आपको पहले ही पता है. तो 3 तारीख को क्या हुआ? ऑफर कम्युनिकेट हुआ है, बट अब तक ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है. अब तक ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है. एक्सेप्टेंस के पहले ऑफरर ऑफर को रिवोक कर सकता है. 3 तारीख को सिर्फ क्या हुआ है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ है. ऑफर को अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है. तो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के पहले वी हैव टू रिवोक द ऑफर. तो अब देखो क्या हुआ है इस केस में, एक्सेप्टेंस का लेटर जो है वो ऑफरी 5 तारीख को लिखता है, एंड ही पोस्ट दिस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. 5 तारीख को क्या हुआ है? ऑफरी ने ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दिया है. 5 तारीख को क्या हुआ है? ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट
किया है और इसी एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट किया है, पोस्ट कर दिया, मीन्स नाउ इट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ऑफरी। तो एक्ट वही चीज कहती है कि अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो, आपको आपका रेवोकेशन जो है ऑफर का वो करना होगा बिफोर द 5th of January. Why 5th? Because 5th was the day on which letter of acceptance was posted by the offeree. तो देखो नीचे वाला टैब देखो आप, by what time offer can be revoked? It can be revoked before 5th of January. Why before 5th? Because 5th is the date on which the acceptance has been sent by the offeree, so that the letter is out of his control now. Getting this or no, my dear friends? Yes or no, guys? तो यहां पे माना जाता है as far as the offeror is concerned, as far as the offeror is concerned, communication of acceptance as regard the offeror will get completed as soon as the offeree sends him the letter of acceptance. Getting this or no, my dear friends? बोलो ना, अरे हाँ या ना, बोलो। देखो, communication of offer. Communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Communication of acceptance. कैसे कैसे communication accept किया जा सकता है? By an act. By an act मतलब a positive act. Okay. So expression of words, whether it is in writing or it is oral. तो जब आप कुछ कहते हो या लिखते हो तो then it is a communication by your act. Communication of acceptance can also be done by omission. कुछ ना करना certain cases में भी acceptance होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जहां पे मैंने आपको बोला था ना, क्या बोला था मैंने आपको, याद है टॉम और जेरी वाला एग्जाम्पल, तुम मेरे अगेंस्ट 6 महीनों के लिए केस फाइल मत करना, आई विल गिव यू एडिशनल 10,000 रुपीज। 6 महीने केस फाइल ना करना इज एन ओमिशन टू डू एन एक्ट। कुछ ना करना, तो अगर मैं 6 महीने केस फाइल नहीं करती हूं, इट इज एन एक्सेप्टेंस टू दैट ऑफर बाय ओमिशन। आई डिड नॉट डू समथिंग, मैंने कुछ किया नहीं। कुछ ना करना इन इट सेल्फ इज एन एक्सेप्टेंस। ओके, गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? और यही एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? एज रिगार्ड द ऑफरर एंड एज रिगार्ड द ऑफरी, ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी। अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस टॉपिक विल बी डन टुमारो। ओके, अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इट विल टेक अराउंड half an hour for this topic to get completed, and thus this topic will be done tomorrow. Okay, आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क होगा टू रीड एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, जो बहुत इजी है, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, एंड कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 दोनों भी रीड करना होगा आपका होमवर्क। ठीक है, मैं वापस से कहना चाहती हूं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज रिगार्ड द ऑफर और एज रिगार्ड द ऑफरी अभी तक पेंडिंग है, और इसका रिवोकेशन भी पेंडिंग है, जो हम लोग करने वाले हैं कल, बिकॉज ये पूरे टॉपिक को आधा घंटा लगता है एंड आई डोंट हैव हाफ एन आवर। अच्छा, एक काम करती हूँ, होमवर्क नहीं देती हूँ, ये जो 15 मिनट मेरे पास है मैं ये कर लेती हूँ, फॉरगेट अबाउट द होमवर्क। सुनो, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, व्हेन एन ऑफर इज मेड of instantaneous communication like telephone, fax or email, contract is complete when acceptance is received by the offeree and the contract is made place where acceptance is received. तो जैसे ही ये acceptance receive हो जाता है, माना जाएगा contract बन गया है, और ये simultaneous ही हो जाता है। Yes or no guys?
बट मैम एक्सेप्टेंस अभी सेंड किया है, अभी ऑफरर को नहीं मिला है, फिर भी रिवोक कर सकता है? गायत्री वही मैंने चीज किया कही आपको अभी तक हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुमारो फॉर हाफ एन आवर। और जब हम ये आधे घंटे का डिस्कशन करेंगे ना, आई एम 100% श्योर आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएंगे, आपको मुझे ये सारे सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर इसके ऊपर आपको डाउट आ भी रहा है, प्लीज उसे वहीं पे रोक दीजिए। कल के आधे घंटे के सेशन के बाद फिर भी आपको लगता है आपका डाउट अनरिजॉल्व्ड है, देन यू कैन आस्क मी, बट आई गारंटी यू योर डाउट्स विल गेट रिजॉल्व देयर एंड देयर इटसेल्फ। एक लास्ट पॉइंट है जो आपको बताना चाहती हूं, फिर मैं आपको छोड़ना चाहती हूं। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। कभी कभार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं विद सर्टेन स्पेशल कंडीशंस। ये कंडीशंस जो होते हैं आपको टैसिटली कम्युनिकेट किए जाते हैं, and acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree again tacitly or without even realizing it. जैसे कि say for example if you're traveling through train or if you're traveling through air, आपके टिकट के बैक साइड पे there are certain terms and conditions that are printed. तो अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके टिकट पे प्रिंटेड होते हैं, माना जाएगा कि आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कम्युनिकेट किया गया है और आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेड भी है। बट मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस अनरीजनेबल है, देन दे विल नॉट बी वैलिडली एक्सेप्टेड इन द आईज ऑफ लॉ। जैसे कि एक केस में हुआ था, लिली वाइट वर्सेस मुन्ना स्वामी। ओके, ये केस लॉ का नाम मैं चाहती हूं आप यहां पे लिख लो। क्या है केस लॉ का नाम? लिली वाइट, LILLY, लिली वाइट, WHITE, लिली वाइट वर्सेस मुन्नु स्वामी, MANNUSWAMY, लिली वाइट वर्सेस मुन्नु स्वामी। इस केस में ऐसा ही हुआ था, एक पर्सन ने अपने क्लोथ्स जो है ड्राई क्लीनर को डिलीवर किए थे और इसी पर्सन को, ये एक आंटी जी थी, उसी क्लोथ्स जो ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए गए थे उसके बदले में शी गॉट अ लॉन्ड्री रिसीट। और इसी लॉन्ड्री रिसीट के बैक साइड पे लिखा था कि अगर ड्राई क्लीनर से ये क्लोथ्स का लॉस हो जाता है तो जो भी क्लोथ्स की वैल्यू है सिर्फ 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द क्लोथ्स विल बी गिवन टू द कस्टमर एज अ कॉम्पेंसेशन। तो ये आंटी जी ने अपनी एक महंगी वाली साड़ी जो है ड्राई क्लीनिंग को दी थी। अनफॉर्चुनेटली ड्राई क्लीनर से ये साड़ी खो गई, और जब ये खो गई तो आंटी जी कहती है, हे ड्राई क्लीनर, अब मुझे मेरी पूरी साड़ी की कीमत दे दीजिए। तो ड्राई क्लीनर वाले कहते, हे आंटी जी देखो, आपने लॉन्ड्री रिसीट के पीछे के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा नहीं? उस पे तो लिखा हुआ था आपको सिर्फ 15% मिलेगा एज कॉम्पेंसेशन। ये मैटर गया कोर्ट ऑफ लॉ में एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि ये जो स्पेशल कंडीशंस प्रिंटेड थे on the backside of the laundry receipt, these were unreasonable, and because the terms were unreasonable, auntie ji was entitled to recover the full value of the sari from the dry cleaner. तो देखो, ऐसे तो हम कह रहे स्पेशल कंडीशंस जब प्रिंटेड होते हैं, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव बीन कम्युनिकेटेड एज वेल एज एक्सेप्टेड। बट अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस अनरीजनेबल होते हैं, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, अनरीजनेबल के केस में माय डियर फ्रेंड्स माना जाएगा, अनरीजनेबल टर्म्स के केस में माना जाएगा दैट दीज टर्म्स आर नॉट वैलिड, और इस केस में इसीलिए आंटी जी वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल अमाउंट। जितेश पूछ रहा है, मैम क्या ये कोर्स में कुछ चेंजेस है? देर आर नो अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, अगर कुछ चेंजेस हो गए मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी, भरोसा रखो मुझ पे। सो नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर देंगे क्योंकि 2 ही कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस।
after which we will start with unit number 2, which is relating to consideration. So thank you so much, my dear friends. So thank you all, my dear friends. I will see you all tomorrow. Bye bye. Take care. See you soon. Keep studying.